Hello everyone, welcome to the Learning Science. This is me Ashutosh, and today we are going to discuss our lecture 5 for teaching aptitude. इसके पहले के लेक्चर्स में हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग ऑफ मॉडल्स एंड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम आज शुरू करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, मतलब टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऐसे और टीचिंग को, जब हम टीचिंग जानते हैं, टीचिंग होता है एक प्रोसेस। टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए ऑब्जेक्टिव का होना क्यों ज़रूरी होता है, और वो जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो किन तरीके के होने चाहिए जिससे हमारा टीचिंग प्रोसेस एकदम इफ़ेक्टिव होके अपने गोल को अचीव करने में इफ़ेक्टिव हो। तो इसी सब को डिटेल में आज हम पढ़ने वाले हैं अपने इस लेक्चर में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग के अंतर्गत। तो चलिए शुरू करते हैं हम। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। ऑब्जेक्टिव्स डिस्क्राइब व्हाट लर्नर्स आर एक्सपेक्टेड टू डू न्यू और डिफरेंटली एज अ रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब ऑब्जेक्टिव ये डिस्क्राइब करता है, ऑब्जेक्टिव ये बताता है कि लर्नर्स जो उन्हें इंस्ट्रक्शन मिल रही है, यानी जो उन्हें पढ़ाया जा रहा है, उसको पढ़ने के बाद उनसे क्या एक्सपेक्ट की जाती है कि उन्हें क्या मिला, उन्होंने क्या पाया, क्या अचीव किया, उनका गोल, वो जो आउटकम था उन्होंने पाया नहीं पाया। ये होता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग का मतलब। अ गुड ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक आउटकम बेस्ड। और टीचिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब उसका फोकस रहना चाहिए अपने गोल पे। ऐसा नहीं कि एकदम जनरलाइज जा रहा है, किसी भी दिशा में जा रहा है, सब कुछ वही उसके अंदर ही हो रहा है। उसका स्पेसिफिक पहले आपको प्री सपोज्ड, प्री डिटरमाइंड गोल होना चाहिए कि आपको किस लिए आप टीचिंग कर रहे हैं, आपको पढ़ाना क्या है, आपको ट्रेनिंग देनी है किसी को, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है, आपको नॉलेज देनी है, किस तरीके का नॉलेज आपको देना है, ये सब सारी चीज़ें आपको पहले से डिफाइंड होनी चाहिए। और आउटकम बेस्ड, मतलब अब उसका रिजल्ट आपको मालूम हो कि आप किस लिए ये टीचिंग प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, प्रोसेस को काम में ला रहे हैं, पहले से आपको डिटरमाइंड होना चाहिए। इट शुड बी एम्फेसाइज्ड ऑन द आउटपुट रेदर देन प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये फोकस करना चाहिए आउटपुट पे, यानी आपका जो गोल है उस पर फोकस करना चाहिए कि ये आप जो आप टीचिंग कर रहे हैं, आपका गोल उससे मिल रहा है नहीं, या दूसरे डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है। प्रोसेस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, रेदर देन आपको अपने गोल पे फोकस करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग का ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देयर आर टू मेन वेज ऑफ क्लासीफाइंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स मतलब हुआ टीचिंग ऑब्जेक्टिव। इसको क्लासिफाई करने के लिए दो तरीके अपनाए जाते हैं। पहला है ब्लूम के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन, और दूसरा है गैगने एंड ब्रिक्स के द्वारा दिया हुआ क्लासिफिकेशन। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्लूम का है, गैगने एंड ब्रिक्स का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हम इसको इस लेक्चर में या इस यूनिट में नहीं कवर करने वाले हैं। हम बस कवर करेंगे अपने ब्लूम की क्लासिफिकेशन को, क्योंकि यही हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार ओवरव्यू आपकी जान गए कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग क्या मतलब होता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग का मतलब होता है कि टीचिंग करने के लिए आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, कि आपका जो गोल है उसको स्टूडेंट अचीव कर पाए। प्रोसेस पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता। और इसको दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, पहला ब्लूम क्लासिफिकेशन, दूसरा गैगने एंड ब्रिक्स। तो हम इसमें देखेंगे ब्लूम क्लासिफिकेशन को अपने इस यूनिट में। नेक्स्ट हमारे अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स फॉल अंडर वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज। इसके अंदर जब हम क्लासीफाई करते हैं तो तीन तरीके के कैटेगरीज इनमें हम शामिल करते हैं। पहला कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा इफेक्टिव डोमेन, तीसरा होता है साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन होता है हमारे मेंटल स्किल से रिलेटेड, इसको आप याद कर लीजिएगा, ऐसा आपके मैचिंग में क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे तीन ऑप्शन दे दिएगा, तीन ऑप्शन इधर पार्ट 2 दे दिया रहेगा, बोलेगा इसको आपस में मैच कराइए। कॉग्निटिव डोमेन होता है बेसिकली मेंटल स्किल, मतलब आप किसी चीज़ को प्राइमरी स्तर पे, प्राइमरी लेवल पे आप किसी चीज़ को सिखाते हैं, रटाने की कोशिश करते हैं। अफेक्टिव डोमेन होता है ग्रोथ इन फीलिंग्स और इमोशनल एरियाज, एटीट्यूड और सेल्फ। इससे आगे जब कॉग्निटिव डोमेन से हम आगे बढ़ते हैं, फिर आता है अफेक्टिव डोमेन। इसमें स्टूडेंट जो होता है अपने फीलिंग और इमोशन को ग्रोथ करता है और अपने हिसाब से उस चीज़ों को समझता है। साइकोमोटर डोमेन होता है मैनुअल और फिजिकल स्किल। ये होता है बेसिकली लिबरेटरी या फिजिकल, इसमें एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। ये होता है सबसे लास्ट साइकोमोटर डोमेन। इन सब के बारे में हम अलग अलग स्लाइड्स में डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि ब्लूम के इस क्लासिफिकेशन को हम अच्छे से डिटेल में समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन। द कॉग्निटिव डोमेन इन्वॉल्व्स नॉलेज एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल। जैसे हमने अभी पढ़ा कि ये मेंटल स्टेज से रिलेटेड होता है, इसमें हम किसी चीज़ को याद कराने की, उसे रटाने की, उसे समझाने की कोशिश करते हैं, ये प्राइमरी स्तर पे आता है।
दिस इंक्लूड्स द रिकॉल और रिकॉग्निशन ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स, प्रोसीजरल एंड पैटर्न्स। मतलब ये किसी चीज़ को याद कराने के लिए, बेसिकली जो स्टूडेंट है आपको उसको शुरू में ABCD सिखाया जाता है, उसके बाद उसको थियरीज बताई जाती हैं, उसके फार्मूले रटाए जाते हैं। फार्मूले इसलिए रटाए जाते हैं ताकि वो जब प्रॉब्लम सॉल्व करे, उसको जो डेरिवेशन दिए जा रहे हैं, उसको जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उनको वो अप्लाई करके उस सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो ये होता है शुरू में इसको रटाने की, उसको समझाने की, उसको याद कराने की आदत जो डाली जाती है वो कॉग्निटिव डोमेन में आती है। दैट सर्व्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज एंड स्किल्स, जो उसके मेंटल लेवल को और ज़्यादा शार्प बनाते हैं। इट वॉज द फर्स्ट डोमेन क्रिएटेड बाय द ओरिजिनल ग्रुप ऑफ ब्लूम्स रिसर्च। The other domains that is affective and psychomotor requires at least some cognitive कंपोनेंट्स। मतलब जो अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन है वो उनकी अपनी अलग फीचर तो होती है, बट वो कॉग्निटिव डोमेन की भी कुछ फीचर वो अपने आप में शामिल करते हैं। इट फंक्शंस एट 6 लेवल्स व्हिच आर एज फॉलोज। कॉग्निटिव डोमेन 6 लेवल पे काम करता है, जिन्हें हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। पहला है नॉलेज। इट इज़ बेसिकली अबाउट रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन और कंटेंट्स। मतलब जो नॉलेज है उसको स्टूडेंट को याद कराया जाता है, जैसे फार्मूलेज हो गए, थियरी हो गई। अपने अपने इस क्लास के लेवल पे, जैसे जब छोटा बच्चा रहता है नर्सरी या UKG, उसको ABCD सिखाया जाता है, उसके बाद उसको फ्रूट्स, उसको इंसान इंडिविजुअल के नाम याद कराए जाते हैं, और धीरे धीरे उनको लेवल बढ़ाया जाता है, मतलब उसको मेंटल वर्क ही कराया जाता है। कॉम्प्रहेंसन, इट इज़ द एबिलिटी टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ मटेरियल। उसके बाद उसको चीज़ें दिखाई जाती हैं, उसका मीनिंग याद कराया जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा रहता है वो धीरे धीरे याद करता है, फिर बोलना सीखता है, उसके आसपास चीज़ों को देखता है, वो क्या है उनको समझने की कोशिश करता है, होता है वो कॉम्प्रहेंसन। थर्ड होता है एप्लीकेशन। इट कन्वर्ट्स एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज इनटू प्रैक्टिस। आपको जो नॉलेज थियरी दी गई, जैसे A+B का होल स्क्वायर आपको दिया गया, फिर उसका क्या यूज है, आसपास सब कुछ देखेंगे ही नहीं, बट इस एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को आपने प्रैक्टिस में लाया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया। जैसे हो कैलकुलस के जो सारे फार्मूलेज हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलेज हैं, उसका ऐसे देखा जाए तो बेसिक रियल लाइफ में कुछ यूज़ नहीं होता, लेकिन उसको जब प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ब्रिज बनाते हैं, तरीके के उसको अपने रियल लाइफ में सॉल्व कर रियल लाइफ में अप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो होता है एप्लीकेशन। एनालिसिस, इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन अ कम्युनिकेशन इनटू इट्स constituent parts in such a manner that relationship idea is understood better। एनालिसिस मतलब हमने पहले भी पढ़ा है कि एनालिसिस मतलब होता है कि कोई एज अ होल है, उसको अलग ब्रेक डाउन करके कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करके उनको अलग अलग स्टडी करना, इन्वेस्टिगेट करना, जिससे हमें चीज़ें और अच्छे से ज़्यादा समझ में आती हैं। सिंथेसिस होता है एनालिसिस का बिल्कुल अपोजिट। मतलब जो हमने ब्रेक डाउन कर दिया कई सारे पार्ट्स में, उसका फिर से एज अ होल करके उसको स्टडी, इन्वेस्टिगेट करना होता है सिंथेसिस करना। एवोल्यूशन मतलब होता है असेसमेंट, मेजरमेंट। मतलब किसी चीज़ को परीक्षण करना, निरीक्षण करना, जो आपका ऑब्जेक्टिव था वो काम करने के बाद ये एवेलुएट करना कि आपका ऑब्जेक्टिव कितना ज़्यादा पूरा हुआ, वो आपके गोल पे खरा उतरा नहीं उतरा, अगर दूर रह गया तो कितना दूर रह गया, इसे बोलते हैं एवेलुएशन। बेसिकली इट्स मीन्स एग्जामिनेशन। जैसे कोई बच्चा जब साल भर पढ़ लेता है, या एक जब सेमेस्टर वाइज होता है 6 महीने पढ़ लेता है, तो लास्ट में उसका एग्जाम होता है, यही होता है उसका एवेलुएशन कि उसने कितने अच्छे से ग्रास्प किया उसको। उसके बाद उसको क्रेडिट दिया जाता है, नंबर दिया जाता है, ग्रेड कार्ड्स दिए जाते हैं। इट इन्वॉल्व्स जजमेंट मोड अबव द वैल्यू ऑफ मेथड्स एंड मटेरियल्स आर पर्टिकुलर पर्पस। एग्जाम एवेलुएशन मतलब असेसमेंट, किसी चीज़ को असेस करना कि उसने अपने गोल पे कितना ज़्यादा वो खरा उतरा है, जो उससे एक्सपेक्टेशंस थी उससे किस तरीके से वो अचीव किया है। तो ये थी 6 चीज़ें जिस पर कॉग्निटिव डोमेन काम करता है या शामिल किया जाता है ये चीज़ें। फिर इसके बाद ये दिया गया था ओरिजिनल डोमेन, न्यू डोमेन। जो ओरिजिनल डोमेन की 6 चीज़ें थी वो बाद में बदल कर कई सारे स्कॉलर्स ने 2 चीज़ें चेंज कर दी थी, इनके और इनके क्रम में भी, सीक्वेंस में भी चेंज किया था। तो ये आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि पूछ ले, ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। सबसे पहला था नॉलेज, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, फिर एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवोल्यूशन। ये अभी जो हमने 6 चीज़ें, 6 पार्ट, 6 स्टेजेस देखे, लेकिन ये बाद में कुछ स्कॉलर्स ने इसको बदल कर इसमें कुछ चेंजेस कर दिए थे, जिसमें उन्होंने नॉलेज को रिमेंबरिंग में बदल दिया था, मतलब किसी चीज़ को याद करना। कॉम्प्रिहेंशन जो था, जो ग्रास्प करना, ऑब्जर्व करने की बात थी, वो अंडरस्टैंडिंग कर दी कि उसको समझने की प्रोसेस। एप्लीकेशन को अप्लाइंग, उसको कैसे आप रियल लाइफ में अपने थियरी को यूज़ कर रहे हैं। तीसरा है फिर एनालाइजिंग, आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके, ब्रेक डाउन करके उस चीज़ को ग्रास्प करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। फिर एवेलुएटिंग, एग्जामिनेशन बेस्ड असेसमेंट, मतलब आपके जो गोल पे वो कितना ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है उसकी, वो कितना ज़्यादा अचीव कर पाया है या नहीं कर पाया है, उसको असेस करना, उसको एवेलुएट करना।
फिर है क्रिएटिंग, मतलब बनाना, ये है सबसे लास्ट स्टेज, ये आता है न्यू डोमेन में। तो आप एक बार याद कर लीजिएगा, ओरिजिनल डोमेन भी और न्यू डोमेन भी, इसमें बस ऊपर के एवेलुएशन को एवेलुएटिंग और सिंथेसिस को क्रिएटिंग कर दिया, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। तो ये था हमारा कॉग्निटिव डोमेन। इसके बाद से फिर हमारा आता है नेक्स्ट डोमेन जो होता है अफेक्टिव डोमेन। द अफेक्टिव डोमेन इन्वॉल्व्स आवर फीलिंग्स, इमोशंस एंड एटीट्यूड्स। इसमें बेसिकली क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं जो न्यूमेरिक बेसिस पे न्यूमेरिकल वर्ड्स में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे ये हम किसी को नहीं सकते उसके पास 3 मीटर फीलिंग्स है या फिर 2 kg इमोशंस है, ऐसा इसको न्यूमेरिक बेसिस पे हम मेजरमेंट असेसमेंट नहीं कर सकते, वो होता है अफेक्टिव डोमेन। This domain includes the manner in which we deal with things emotionally, such as feelings, values, motivations, and attitudes. This domain categorizes in five subdomains namely. और जो affective domain होता है जिसमें cognitive domain में 6 चीज़ें शामिल की गई थी, इसे 5 कैटेगरीज में हम सब डिवाइड किए हुए हैं, जो है पहला रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। हम इन पांचों की मीनिंग अलग अलग डिटेल में देखते हैं कि इनका मीनिंग असल में होता क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अफेक्टिव डोमेन को और ज़्यादा कंप्लीट हमें एक्सप्लेन करती हैं। पहला रिसीविंग इन्वॉल्व्स पैसिवली पेइंग अटेंशन एंड बीइंग अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन आइडियाज, मटेरियल्स और फिनोमिना। रिसीविंग मतलब क्या होता है अफेक्टिव डोमेन के अंदर, आपके पास आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं उनका तो आप ध्यान देते हैं, आपको मालूम होती है, आप बिंग अवेयर, आपको अवेयर भी रहते हो उस चीज़ से, बट पैसिवली मतलब आप उस पर बस देख लिए, आपको कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन उसमें नहीं है। अगर आपको लग रहा है इलेक्शन हो रहा है, आपसे कोई मतलब नहीं है, आप अपने रूम में पड़े हुए हैं, आप एकदम पैसिवली आप ध्यान दे रहे हैं, आपको मालूम है सारी चीज़ें, बट उसमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं ले रहे हैं, बस एक तरफा रिसीव ही हो रहा है, वो ट्रांजेक्शनल या रेसिप्रोकल बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्डिंग, एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। जो पैसिवली पेइंग अटेंशन था उसकी अगला स्टेज है हमारा एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, जो रिस्पॉन्डिंग के अंतर्गत आता है। इन द लर्निंग प्रोसेस मतलब जब आपको कोई चीज़ पढ़ाई गई, आप उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन आप दे रहे हैं, मतलब उसको अच्छे से समझ रहे हैं, फिर हो सकता है आप उससे क्वेश्चन भी पूछें, उससे क्रिटिकली एनालाइज करें कि सर आपने ये बताया, इसमें ये गलती, इसमें ये ऐड होगा, ये इसमें आपने गलत बताया, सही बताया, मतलब आप उसमें पार्टिसिपेशन एक्टिवली उसमें भूमिका निभा रहे हैं। यू आर नॉट ओनली अ स्टिमुलस बट रिएक्टिंग टू इट इन सम वे। जैसे कैसे नॉर्मल कहा जाता है कि बैक बेंचर्स और फर्स्ट बेंचर्स, तो फर्स्ट बेंचर्स जो होते हैं वो एक्टिवली रिस्पॉन्डिंग माने जाते हैं कि वो पार्टिसिपेट करते हैं, जो बैक बेंचर्स होते हैं बस रिसीव, फिर पैसिवली पेइंग अटेंशन, हो रहा है क्लास में ठीक है लेकिन क्या पढ़ा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। वैल्यूइंग, एबिलिटी टू सी द वैल्यू ऑफ वर्थ और समथिंग दैट एक्सप्रेस इट। वैल्यूइंग मतलब किसी चीज़ की आप वैल्यू समझ पाएँ, इसका क्या मतलब है, इसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में। जैसे इसमें मेनली समझ लीजिए कि आप किसी स्टेज पे हैं, उस स्टेज पे पहुंच जाएं जहां आप ये समझ पाएँ कि आपके लिए खेलना या आपके लिए अगर कोई अलग एक्टिविटीज़ है, दोनों में से कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी वैल्यू आप समझ पाएँ। जब आप टाइम से हर सारा चीज़ करने लेते हैं, किस टाइम में क्रिकेट खेलूंगा, इस टाइम में पढ़ूंगा, या अगर आपको क्रिकेट में ही जाना है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ तो आप पढ़ाई को ही कम कर देते हैं। मतलब उस चीज़ की वैल्यू आपको जब समझ आ जाती है, जिस चीज़ में आपको अच्छा काम करना है उसे ही बोलते हैं इस चीज़ को वैल्यूइंग। ऑर्गेनाइजेशन, putting together different values, information and ideas and then relating them to already held beliefs to create your own unique value system. Essentially it is ability to prioritize one value over another and create unique value system. इसका बेसिकली मीन होता है कि पुटिंग वन वैल्यू ओवर अनदर, मतलब किसी को प्रायोरिटाइज करना। जब आप अपने सारी चीज़ों को वैल्यू करके, उनको समझ करके आप उनको प्रायोरिटाइज कर देते हैं, कौन सा काम पहले करना है फिर कौन सा काम बाद में करना है, ऐसे सीक्वेंस में उसको ला देते हैं, वो बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन। फिर है कैरेक्टराइजेशन, कंप्लीटली इंटरनलाइज हिज और हर वैल्यूज एंड बिहेव इन अकॉर्डेंस, लेटस हर वैल्यूज सिस्टम कंट्रोल बिहेवियर। ये सबसे अल्टीमेट या बोला जाए हाईएस्ट स्टेज होता है अपने इस अफेक्टिव डोमेन में। इन सारों के बाद आता है जो इन सारे पिछले चारों के कैरेक्टरिस्टिक्स शामिल किए हुए रहता है, और इसमें अपने भी कुछ एड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ये रखता है। इसका मतलब होता है कि ये सारी वैल्यू जो आपने पहले चारों मिला के कर चुके, इसके हिसाब से खुद को काम करना, मतलब खुद को कंट्रोल में काम करना। आपको ये देखना कि आपका जो कार्य है, आपका जो बात है, वो पूरे सोसाइटी पे इफेक्ट करेगा, पूरी सोसाइटी को प्रभावित करेगा। इन सारी चीज़ों को देख करके आप जैसा
बिहेव करते हैं, आप खुद को कंट्रोल में करके अब उस हिसाब से आप बिहेव करते हैं, जो आपको अच्छा ना लगे बल्कि आपको जैसा करना चाहिए, एक आइडियल सिचुएशन कि सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए। इन सारी चीज़ों को आप जब अपने बिहेवियर को कंट्रोल करके अपने वैल्यू सिस्टम को ध्यान में रखकर करते हैं, वो होता है कैरेक्टराइजेशन। तो ये था हमारा पूरा अफेक्टिव डोमेन के लिए ये पांचों शामिल सब्जेक्ट्स। आई होप आपको ये क्लियर समझ में आया होगा। ये एकदम सीक्वेंस में होते हैं, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन, और ये बिल्कुल ही असेंडिंग ऑर्डर में है। तो आई होप आपको ये क्लियर समझ में आया होगा। अब हम लास्ट है हमारा साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन बेसिकली रिलेटेड होता है फिजिकल वर्क से। इट इज़ मेनली कंसर्न विद द एक्विजिशन ऑफ टेक्निकल स्किल्स। The psychomotor domain includes physical movement, coordination, and use of the motor skill areas. Development of these skills requires practice and is measured in terms of speed, precision, distance, procedures, and techniques in execution. तो इस डोमेन में बेसिकली शामिल किया जाता है स्टूडेंट का या किसी पर्सन का जिसको लर्निंग कर रहा है, उसका बॉडी मूवमेंट, उसका रिफ्लेक्शन ऑफ एक्शन और फिजिकल फंक्शंस, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं। मतलब किसी चीज़ को जब कोई चीज़ सीख, जैसे कोई किसी को बैडमिंटन खेलना सिखाया जा रहा है, तो सबसे पहले वो बैडमिंटन तुरंत अच्छे से नहीं खेल, पहले वो पकड़ना सीखेगा, उसके बाद से वो अपने पोस्चर्स में आएगा, पोस्चर सीखेगा, उसके बाद से फिर वो अच्छे से धीरे धीरे खेलना सीखेगा। तो इसमें भी कई सारे लेवल्स होते हैं। फॉलोइंग आर द डिफरेंट लेवल, फाइव डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन साइकोमोटर डोमेन। मतलब इसको धीरे धीरे कैसे सिखाते हैं, पहले उसको कम सीखेगा, उसका जो पोस्चर सीखेगा, पोस्चर सीखने के बाद वो शटल को फिक्स जगह एकदम पहुंचा नहीं पाएगा, इधर उधर वो मारेगा, फिर एकदम से अच्छे तरीके से वो खेलना जानेगा, फिर वो अपने तरीके से जैसे वो चाह रहा है एकदम बॉडी मूवमेंट में पोस्चर अच्छे से, लास्ट में एकदम गोल अकॉम्प्लिश कर लेगा, एकदम प्लेयर बन जाएगा। ये होता है, इसमें शामिल किया जाता है साइकोमोटर डोमेन में। चलिए हम इसे डिटेल में देखते हैं कि इसके डिफरेंट लेवल्स कौन से हैं। पहला होता है इमिटेशन। इट इंक्लूड्स डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ अ स्किल बाय अ स्किल्ड पर्सन एंड द लर्नर ट्राइज टू फॉलो द सेम। मतलब जिसमें जो इंस्ट्रक्टर है, जो टीचर है, वो स्टूडेंट को डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता है कि तुम्हें कैसा करना है। पहले वो ऐसे करेगा, सेम स्टूडेंट जो होगा उसको कॉपी करेगा, जैसा जैसा इंस्ट्रक्टर करेगा वैसा ही ये स्टूडेंट उसको कॉपी करेगा। मैनिपुलेशन, अ लर्नर ट्राइज टू एक्सपेरिमेंट वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक मैनिपुलेटिंग मशीनरी इक्विपमेंट। इसमें मैनिपुलेट ये दूसरा स्टेज होता है इमिटेशन के बाद, जिसमें स्टूडेंट खुद उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। प्रिसीजन, एक्यूरेसी इन परफॉर्मिंग वेरियस एक्ट्स इंक्रीजेज विद द प्रैक्टिस। इसमें प्रैक्टिस पे ध्यान दिया जाता है थर्ड पे प्रिसीजन में, और वो जो भी उसको जैसे बैडमिंटन खेला उसमें ज़्यादा टाइम देगा तो उसमें जो सुधार होगा, जो इम्प्रूवमेंट होगा, वो इसमें शामिल किया जाता है। आर्टिकुलेशन, अचीविंग अ डिजायर्ड लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस थ्रू प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस करने के बाद उसका आता है आर्टिकुलेशन, मतलब वो काफ़ी हद तक सीख चुका होता है, अब उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, और वो स्टूडेंट अब बैडमिंटन अपने हिसाब से बिना इंस्ट्रक्टर के कोई इंस्ट्रक्शन पाए हुए वो अपने तरीके से खेल सकता है। नेचुरलाइजेशन, स्किल इज इंटरनलाइज्ड, मतलब उसमें सारी चीज़ें वो जान चुका है, एंड एन इंडिविजुअल इज एबल टू अडेप्ट, मॉडिफाई, डिज़ाइन विद न्यू टेक्निक्स। मतलब अब वो सारे रूल्स, सारे रेगुलेशंस जो बैडमिंटन खेलने के लिए लागू होते हैं, अप्लाई किए जाते हैं, वो उन सबको जान चुका है, और वो बिना इंस्ट्रक्टर के उन सारी चीज़ों को अपने हिसाब से अप्लाई कर सकता है। मतलब कहाँ उसे दौड़ के जाके शटल को कैच करना है, कहाँ उसको पीछे आके करना है, कब उसे तेज़ मारना है, कब धीरे मारना है, ये सारी चीज़ें उसे अपने हिसाब से अब अप्लाई करने का टाइम आ गया है, और वो इस मामले में मास्टर हो गया है। ये लास्ट होता है नेचुरलाइजेशन। दिस इज़ द अल्टीमेट स्टेज ऑफ दिस डोमेन कॉल्ड साइकोमोटर डोमेन। तो ये था हमारा आज का साइकोमोटर। आई होप कि आपको ये एकदम क्लियर में समझ में आ गया होगा। ये तीनों डोमेन जो होते हैं लर्निंग प्रोसेस के, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन। एक बार हम फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं। कॉग्निटिव डोमेन वो होता है जिसमें मेंटल वर्क पे ध्यान दिया जाता है, किसी चीज़ को रटाया जाता है, सिखाया जाता है, उसे याद कराया जाता है। दूसरा आता है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में बेसिकली ये किया जाता है कि क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स पे ध्यान दिया जाता है, उसके मॉडिफिकेशन और बिहेवियर पे ध्यान दिया जाता है, उसके एप्टीट्यूड, उसकी स्किल्स को ज़्यादा ध्यान में रख के बातें की जाती हैं, उसे उस चीज़ें सिखाई जाती हैं। साइकोमोटर डोमेन में बेसिकली फिजिकल फंक्शंस, बॉडी लैंग्वेज
और इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि उसके बॉडी में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट हों, उसे सीधे डिमॉन्स्ट्रेट करके चीज़ें सिखाई जाएँ और वो इन चीज़ों को अच्छे से ग्रास्प कर पाए, उसे अपने रियल लाइफ में अप्लाई कर पाए। तो ये होता है हमारा कॉग्निटिव, हमारा अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन, जिनकी अपनी अलग अलग जगह अलग अलग इंपॉर्टेंस हैं, जिसे हम टीचिंग में यूज करते हैं। आई होप ये आपको एकदम क्लियर में सब समझ में आया होगा। बाकी के यूनिट्स के टॉपिक हम अपने अगले लेक्चर्स में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।